फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है एबीजी, जिसको हम एटीरियल ब्लड गैसेस भी बोलते हैं। तो एबीजी कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में और बहुत एक अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। एबीजी, जिसको हम आर्टेरियल ब्लड गैसेस भी बोलते हैं, तो जो एबीजी है वो एक ब्लड टेस्ट होता है जो हम आर्टरी के थ्रू लेते हैं। तो आर्टरी में जो सबसे टॉप मोस्ट में जिसको प्रायोरिटी देते हैं वो रेडियल साइट होती है। तो रेडियल से हम लेते हैं। अगर रेडियल से आपको नहीं मिलता तो आप ब्रेकियल या फेमोरल भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो एबीजी है वो एसिड और बेस का इम्बैलेंस देखने के काम आती है। तो इसमें हम सबसे पहले 4 पैरामीटर जो हम देखते हैं, उसमें एक पीएच आता है जिसको हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी नाम से भी बोलते हैं। तो इसमें जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 7.35 टू 7.45 होती है। सेकेंडली इस पे हम देखते हैं PCO2, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 35 टू 45। ये जो कंट्रोल इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला वो कंट्रोल करता है। HCO3 जो है वो 22 टू 27 उसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो जो किडनीज है वो इसको कंट्रोल करती है। फोर्थ नंबर पे जो पार्शियल ऑक्सीजन जिसको हम PO2 बोलते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू 80 टू 100 होती है। ये भी लंग्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है, उसका O2 लेवल जो है ब्लड का वो देखते हैं। एबीजी करने से पहले जो हमने माइंड में 3-4 चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले जो जिस सिरिंज से आप ले रहे हो वो प्री हेपरनाइज सिरिंज होनी चाहिए, और अगर आपके पास प्री हेपरनाइज सिरिंज अवेलेबल नहीं है तो आप 2 ml वाली जो सिरिंज है उसको हेपरनाइज करके आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, आपने जब भी सैंपल लेना है उससे पहले आपने जो सक्शन है, जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं उनकी जो सक्शनिंग है वो अवॉइड करनी है। अगर तो सैंपल लेना है, सक्शनिंग भी करनी है, तो सबसे पहले जो है आपने सैंपल लेना है, देन सक्शन करना है। अगर आपने कर लिया है ऑलरेडी तो कम से कम 20 मिनट्स का वेट करना है और उसके बाद ही आपने जो है सैंपल लेना है। क्योंकि जो सक्शन जब हम करते हैं तो वो पेशेंट का जो O2 लेवल है वो डिप्लीट हो जाता है। तो अगर O2 लेवल जो है वो डिप्लीट हो जाएगा तो हमें जो है एबीजी की एक्यूरेट रीडिंग है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए अगर सक्शन आपने कर ली है तो उस 20 मिनट का वेट करना है, उसके बाद ही आपने जो है सैंपल लेना है। तो तीसरी चीज़ है जो हमने जब भी आप सैंपल लेने के लिए जाते हो, सबसे पहले हमने एलन टेस्ट है जो परफॉर्म करना होता है। वो क्यों हम करते हैं, जो आर्टरी है, आर्टरी की जो पेटेंसी है उसको चेक करने के लिए हम करते हैं। तो उसी के साथ ही हमें पता चलता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो प्रेजेंट है या नहीं है। शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ एलन टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको साइट सेलेक्ट करनी है अपनी। जैसे आप रेडियल साइट सेलेक्ट करते हो, आप उसको फील करते हो। रेडियल से कर सकते हो, फेमोरल, ब्रेकियल, जो भी आपकी साइट है आपने साइट सेलेक्ट कर लेनी है। तो साइट सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि जो आर्टरी है, जो साइट सेलेक्ट करी है, वहाँ पे प्रेशर पुट करना है। तो प्रेशर पुट करने के बाद आप जब उसको रिलीज करते हो तो वहाँ पे हमने जो मेन चीज़ चेक करनी है वो होती है पिंकनेस चेक करनी होती है। अगर 3 to 6 सेकेंड के अंदर पिंकनेस आपकी रिटर्न बैक नहीं आती है तो आपने सैंपल नहीं लेना है। अगर 3 to 6 सेकेंड के अंदर अंदर आपका जो है पिंकनेस वापस आ जाता है तो आप वहाँ से सैंपल ले सकते हो। ओके, ये थे कुछ पॉइंट जो आपने एबीजी करने से पहले अपने माइंड में रखने हैं। तो दोस्तों, जो पीएच है वो अपनी अगर नॉर्मल वैल्यू से अगर नीचे आता है तो उसको हम एसिडोसिस में काउंट करते हैं। अगर नॉर्मल वैल्यू से ऊपर जाता है तो उसको हम एल्कोलोसिस में काउंट करते हैं। जो HCO3 है, अगर वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से डाउन आता है तो उसको भी हम एसिडोसिस में काउंट करेंगे। अगर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ेगा तो उसको हम एल्कोलोसिस में काउंट करेंगे। इसी तरह जो PCO2 है वो इन दोनों के उल्टा होगा। अगर PCO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस है, कम होगा तो एल्कलोसिस है। ठीक है, तो इसको याद रखने का आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो pH है उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो HCO3 है। अगर pH बढ़ेगा तो उसका बेस्ट फ्रेंड भी बढ़ेगा, अगर pH कम होगा तो HCO3 भी कम होगा। तो जो pH का जो दुश्मन है PCO2 है। अगर pH बढ़ेगा तो PCO2 कम होगा, अगर pH कम होगा तो PCO2 बढ़ेगा। नेक्स्ट हम एबीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें एबीजी इंटरप्रिटेशन में हम 3 चीज़ें जो है वो देखते हैं।
सबसे पहले आइडेंटिफाई इफ़ इट इज़ एसिडोसिस और एल्कलोसिस, आइडेंटिफाई इफ़ इट इज़ रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, आइडेंटिफाई इफ़ इट इज़ कंपनसेटेड और अनकम्पनसेटेड। तो दोस्तों एबीजी इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस में क्या फ़र्क है, कैसे हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि जो पीएच है अगर वो लेस देन 7.35 है तो उसको हम एसिडोसिस में काउंट करते हैं, अगर ग्रेटर देन 7.45 है तो उसको हम एल्कलोसिस में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो इसमें अगर 7.25 है तो मतलब ये कम हो गया तो इसमें एसिडोसिस आएगा, 7.55 है तो एल्कलोसिस में काउंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर 7.30 है तो ये भी अपनी नॉर्मल से रेंज से कम हो गया तो इसको हम एसिडोसिस में काउंट करेंगे, और अगर 7.50 है मतलब अपनी रेंज से ज़्यादा है तो इसको हम एल्कलोसिस में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। तो सेकेंडली हमने ये देखना है कि आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। तो इसके लिए सबसे पहले PCO2 और HCO3 जो दोनों ये हमें देखने हैं। तो जो PCO2 है वो लंग्स के द्वारा कंट्रोल होता है और जिसको रेस्पिरेटरी में काउंट करते हैं, और HCO3 है जो वो किडनीज के द्वारा कंट्रोल होता है जिसको हम मेटाबॉलिक में बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो 7.25 अगर हमारा फॉर एग्जांपल हम पीएच हमारा 7.25 है तो ये एसिडोसिस में है। PCO2 जो हमारा है 55 है तो ये बढ़ा हुआ है, ये रेस्पिरेटरी बढ़ा हुआ है, और HCO3 जो हमारा नॉर्मल है। तो अगर एसिडोसिस इधर पीएच जो है वो हमारा कम हो गया और PCO2 बढ़ गया तो ये रेस्पिरेटरी में काउंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें जो ब्लड है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है तो इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं 7.56, इसमें पीएच जो है वो बढ़ा हुआ है, PCO2 जो है वो कम हो गया है, अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो गया है। तो यहाँ पे भी HCO3 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी इंक्लूड हो गया और इधर एल्कलोसिस हो गया PCO2 का, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो ये दोनों एग्जांपल थी PCO2 की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल HCO3 का। इसमें PCO2 है जो 7.25 है। ठीक है, ये एसिडोसिस है मतलब कम हो गया है, तो PCO2 जो है वो हमारा नॉर्मल है, पीएच हमारा कम हो गया, PCO2 हमारा नॉर्मल है, और यहाँ पे जो HCO3 है वो भी हमारा कम हो गया है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। तो ये HCO3 यहाँ पे जो है डीअरेंज हुआ है तो ये हमारा आ जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ये मेटाबॉलिक इसमें ऐड हो गया और इधर से ये पीएच जो है कम हो गया तो एसिडोसिस में काउंट होगा। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें पीएच जो है 7.50 है यहाँ पे, तो ये बढ़ा हुआ है मतलब एल्कलोसिस में है। PCO2 जो है वो हमारा नॉर्मल रेंज में है, इसको हम छोड़ देंगे। HCO3 जो हमारा वो बढ़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे भी हमारा जो है मेटाबॉलिक जो है वो ऐड हो गया, तो ये भी आ जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, ये हमारा था मेटाबॉलिक का। तो नेक्स्ट जो थर्ड वाला है कंपनसेशन, तो इसी में जो है मोस्टली जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे दिक्कत आती है कि सर हमें कंपनसेशन का नहीं पता चलता है, कंपनसेशन कैसे हमने देखना है। तो बहुत आसान है ये भी। तो ये अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें सबसे पहले, तो जो रेस्पिरेटरी में एसिडोसिस है और इधर मैंने एल्कलोसिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहले हम देखते हैं जो HCO3 है वो यहाँ पे बढ़ गया। जब रेस्पिरेटरी में एसिडोसिस होगा मतलब जब ये PCO2 का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो उसके साथ साथ सोडा बाइकार्ब जो है यहाँ पे जो HCO3 है वो भी बॉडी में इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एल्कलोसिस होगा मतलब इसमें जो PCO2 है जो कम होगा तो उसके साथ क्या होगा कि HCO3 जो है वो भी कम हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो अपने आप ही जो अगर रेस्पिरेटरी का एसिडोसिस और एल्कलोसिस होगा तो वहाँ पे हमारी बॉडी क्या करेगी, जो HCO3 है उसका अपने आप ही इंक्रीज और डिक्रीज करवाएगी। क्यों करवाएगी? क्योंकि उसने जो PCO2 है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी अपने आप ही न्यूट्रलाइज करवाने के लिए इसको ज़्यादा कम कर सकती है।
ठीक है। तो इसी तरह अगर हम मेटाबॉलिक का देखें तो यहाँ पे एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोसिस है। तो यहाँ पे भी जो PCO2 है वो अगर एसिडोसिस है तो PCO2 भी कम हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि उसने अपनी बॉडी में है जो न्यूट्रलाइज करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे एल्कोसिस है वो HCO3 बढ़ा हुआ है, तो उसके साथ में जो है PCO2 भी बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि HCO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसी तरह अगर कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, अनकंपनसेशन, पार्शियल कंपनसेशन और फुली कंपनसेशन। तो अगर अनकंपनसेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, जो pH है वो हमारा अगर डिक्रीज हो गया है तो उसके साथ क्या होगा, PCO2 इंक्रीज हो जाएगा। तो PCO2 अगर इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे जो HCO3 वो तो नॉर्मल है, मतलब जो HCO3 है वो हमारा बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसलिए हम इसको अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है पार्शियली कंपनसेटेड, यहाँ पे हमारा जो pH है वो डिक्रीज हुआ है, PCO2 हमारा है वो इंक्रीज हुआ है, इसके साथ जो HCO3 है वो भी इंक्रीज हो गया है। मतलब ये इसको, क्योंकि अगर यहाँ पे ये नॉर्मल है तो इसलिए अनकम्पनसेटेड था, क्योंकि इसके बिल्कुल एफर्ट नहीं थे। यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इसलिए। लेकिन अभी तक pH जो हमारा है वो डिक्रीज ही है, अगर pH नॉर्मल नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलेंगे। तो अगर हमारा pH जो नॉर्मल हो गया है, हमारा PCO2 इंक्रीज है और HCO3 भी इंक्रीज है, तो यहाँ पे जो है फुली कंपनसेटेड है, मतलब यहाँ पे PCO2 बढ़ा हुआ था तो HCO3 भी बढ़ गया, तो इसके साथ क्या हुआ कि ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए और pH जो है हमारा वो नॉर्मल रेंज में आ गया, तो इसलिए हम इसको फुली कंपनसेटेड बोलते हैं, ठीक है। ये इतना बस कंपनसेटेड का यही सीन है और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो हम बाईपैप वगैरह लगा देते हैं पेशेंट को, या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एसिडोसिस हो जाए रेस्पिरेटरी तो फिर हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, क्योंकि जो HCO3 है वो मतलब जो HCO3 है उसके साथ न्यूट्रलाइज नहीं होता, तो फिर हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो वैसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, ज़्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, तो फिर हमें सोडा बाइकार्ब जो इंजेक्शन है वो डॉक्टर जैसे ही प्रेस्क्राइब करता है वैसे ही हमें देना होता है। तो दोस्तों अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि रेस्पिरेटरी जो एसिडोसिस उसके कॉज की अगर हम बात करें तो अस्थमा किसी पेशेंट को उसको हो सकता है, एटलैक्टेसिस जिसको हम एक्सेसिव म्यूकस कलेक्शन बोलते हैं, या कोई ब्रेन ट्रोमा हो, या ब्रोंकाइटिस हो, या कोई COPD वाला पेशेंट है उनको हो सकता है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी एल्कोसिस की बात करें, फीवर या बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन की वजह से जो अपने PCO2 है वो कम हो जाता है, मतलब 7.35 से कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉज की बात करें तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से हो सकता है, रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, AKI की वजह से हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, या सीवियर डायरिया किसी पेशेंट को तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और अगर हम मेटाबॉलिक एल्कोसिस की बात करें तो डायूरेटिक अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा दे दिए तो उसकी वजह से हो सकता है, और एक्सेसिव वॉमिटिंग हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग ज़्यादा हम नहीं करा हो तो उसकी वजह से हो सकता है। तो दोस्तों ये था ABG के बारे में। आई होप कि ये वाले टॉपिक से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, ताकि जो आने वाली कोई भी वीडियो आप स्किप ना करो।